हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि हमारी जो यूनिट 1 है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब यूनिट 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट 2 में सबसे पहले चैप्टर जो आता है वो आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्योंकि यूनिट 2 जो है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग फर्स्ट, यहाँ पर आप पाइथन लैंग्वेज पढ़ेंगे। लेकिन कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने से पहले की स्टेप्स क्या होती है, मतलब हम जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उससे पहले की स्टेप्स क्या होती हैं, हमें वो आनी चाहिए। तो ये जो चैप्टर है इसमें आपको सिर्फ एक जनरल इन्फो दी जा रही है, जिसके अंदर ये बताया जाएगा कि कोई भी एप्लीकेशन बनने से पहले की स्टेप्स क्या होती हैं। अगर हम किसी कंपनी में भी जाते हैं, जॉब करते हैं, तो वहाँ पर भी डायरेक्ट सॉफ्टवेयर नहीं बनने लगते हैं। पहले उसकी डॉक्यूमेंटेशन बनती है, पहले ये सारी स्टेजेस क्लियर होती हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं, देन फिर इम्प्लीमेंटेशन होता है और एक सॉफ्टवेयर बनकर तैयार होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर यूनिट 2 चैप्टर 5 प्रोग्राम प्रॉब्लम सॉल्विंग। व्हाट इज अ प्रॉब्लम? सबसे पहले वर्ड आता है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो पहले पता तो हो प्रॉब्लम क्या है। तो एक प्रॉब्लम क्या होती है? अ मैटर और सिचुएशन रिगार्डेड एज अनवेलकम, हार्मफुल एंड नीड टू बी डेल्ट विद ओवरकम इज नोन एज प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या होती है? एक सिचुएशन होती है, एक मैटर होता है जो कि हम नहीं चाहते हैं कि वो आए। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हम नहीं चाहेंगे कि यहाँ पर कोई भी एक ऐसी सिचुएशन आए जिससे कि हमारे उस पर्टिकुलर काम को कोई नुकसान हो, कोई हार्म उस काम को पहुंचाया जाए। तो प्रॉब्लम जो होती है वो सिंपल एक सिचुएशन होती है जो कि अनवेलकम होती है, मतलब आप कभी उसे चाहते नहीं है कि वो आए, और वो हार्मफुल होती है आपके उस काम के लिए। और उसके लिए ज़रूरत होती है कि हम उस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन निकालें जिससे कि हम उस प्रॉब्लम से बाहर आ सकें और अपने काम को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकें। तो सिंपल सी चीज़ है, प्रॉब्लम एक सिचुएशन होती है जिसके लिए हमें ओवरकम्स, उससे बाहर आने के लिए हमें आइडियाज़ निकालने पड़ेंगे। उन आइडियाज़ को फॉलो करके, इम्प्लीमेंट करके उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट किया जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर एंड माइक्रो प्रोसेसर इज द मेन डिवाइस nowadays for finding the solution of a problem because of its speed and the way it can deal with data। जैसे कि कंप्यूटर और जितने माइक्रो प्रोसेसर्स है, जैसे आपके फोन वगैरह, एंड्रॉइड फोन वगैरह, ये आज की तारीख में सबसे इम्पोर्टेंट डिवाइस है जिससे कि हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं, क्योंकि इसकी स्पीड होती है ऐसी जिससे फास्टली हम सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। और इसका जो तरीका है किसी भी पर्टिकुलर डेटा से डील करने का, वो आप एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलिए। अगर हमें कोई एक टॉपिक भी समझ में नहीं आता, मान लीजिए कंप्यूटर का नहीं, वो अदर सब्जेक्ट का भी हो, कोई भी छोटा सा टॉपिक अगर हमें समझ में नहीं आता, और चलिए मैं तो सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, अगर हम डेली लाइफ में भी बात करें, रियल लाइफ में भी, तो अगर मुझे एक डिश बनानी है और वो डिश बनानी मुझे नहीं आती है तो मेरे लिए प्रॉब्लम है, मुझे वो डिश बनानी नहीं आती है। तो क्या मैं उसके लिए किसी शेफ के पास जाती हूँ कि आप मुझे डिश बनाना सिखाओ, या किसी और के पास जाती हूँ आप मुझे सिखाओ? मैं क्या करती हूँ, सिंपल सा अपना फोन उठाऊंगी, यूट्यूब ओपन करूंगी, वहां पर लिख दूंगी रेसिपी ऑफ दिस थिंग, और उसे फॉलो करके और उस आइटम को बना लूंगी। ये मैंने एक बहुत जनरल एग्जांपल दिया जो कि यूजुअली मैं यूज करती हूँ। तो ऐसे बहुत सारे काम है, जब हमें उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो हम अपने फोन को उठाते हैं, वो गूगल करते हैं। तो आज की तारीख में कंप्यूटर जो है वो सबसे मेन डिवाइस बन चुका है किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। ठीक है, जनरली प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर यूजिंग एनी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जनरली जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब कोई भी एप्लीकेशन वगैरह बनानी हो या वो बनने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर की हेल्प से। जो किससे बनाए जाते हैं? वो बनाए जाते हैं किसी भी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनाया जाता है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल। अब प्रॉब्लम जो होता है उसको सॉल्व करने की एक साइकिल होती है, साइकिल। यहाँ पर आप प्रॉब्लम वर्ड को रिलेट अपनी रियल लाइफ की या किसी और प्रॉब्लम से मत करना। यहाँ पर प्रॉब्लम का मतलब ये है कि आपको कोई ऐसा काम करना है, या आपने कोई इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया मान लीजिए। अब इंस्टीट्यूट में आप जो स्टूडेंट्स आएंगे उनके डेटा कलेक्ट करके रखेंगे। अब वहाँ पर अगर उस डेटा को आप रजिस्टर में या फाइल में कलेक्ट करके रखते हैं, तो वहां पर क्या होगा, उस फाइल के मिस होने का डर रहता है।
चूहों का डर रहता है कि वो फाइल को काट ना जाए। तो आपके लिए वहां पर प्रॉब्लम क्या है, उस डेटा को मैनेज करना। तो उस केस में आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने लिए एक एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर बनवा लेंगे, जिसके लिए आप अपने डेटा को इजीली स्टोर करके रख सके, लार्ज अमाउंट के डेटा को स्टोर करके रख सके और लंबे टाइम तक उसे स्टोर करके रख सके। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है ना, वो डेली लाइफ कोई सिचुएशन है जिसे आप सॉल्व करने के लिए कोई कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर या कोई एप्लीकेशन बनवाते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम वो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर है, ठीक है, बनाने के लिए। तो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो कंप्यूटर प्रोग्राम में स्टेप्स होती हैं, वो 3 स्टेप्स होती हैं। पहली स्टेप होती है एनालाइज स्टेप, जिसे हम डिफाइन प्रॉब्लम भी कहते हैं। सेकंड होती है डिजाइन सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है पहले उसको रफली डिजाइन किया जाता है, देन उस डिजाइन को देखकर इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है और सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है, विच कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड इन लार्ज डोमेन। ये साइकिल होता है। पहले एनालिसिस होती है, एनालिसिस होने के बाद में सॉल्यूशन डिजाइन किया जाता है, देन उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है और सॉफ्टवेयर या पर्टिकुलर जो भी सॉल्यूशन है उसे तैयार कर दिया जाता है। अब सबसे पहले आते हैं एनालिसिस और डिफाइन प्रॉब्लम, मतलब एनालिसिस फेज में क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम एंड देन डिफाइनिंग इट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। एनालिसिस फेज में क्या होता है कि पहले अपनी पूरी प्रॉब्लम को समझना, देन उससे समझने के बाद में उसे डिफाइन करना कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी प्रॉब्लम आई, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर मतलब पहले रीड किया गया, देन रीड करने के बाद उसे समझा गया, समझने के बाद में मेंटली अपने अंदर ही डिसाइड किया गया कि अब अगर मैं इसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाता हूँ तो सॉफ्टवेयर को बनाने में मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह का जो एग्जाम्पल दे रखा है, इस तरह का डेटा डिफाइन मतलब कलेक्ट किया जाता है किसी भी प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए। डेटा रिक्वायरमेंट ऑफ द गिवन प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड कितनी इंफॉर्मेशन आपको स्टोर करनी है, जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी उस प्रॉब्लम के लिए, उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। टाइप ऑफ इनपुट वेरिएबल रिक्वायर्ड, जो भी चीज़ें हमें यूजर से इनपुट करवानी है, उन इनपुट का टाइप क्या क्या होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिफाइन की जाती हैं। एंड टाइप ऑफ आउटपुट वेरिएबल रिक्वायर्ड इज कॉल्ड प्रॉब्लम डेफिनेशन। और जो भी चीज़ें हम आउटपुट के तौर पे शो करेंगे, अगर कोई ने क्वेरी कर दी कि शो स्टूडेंट डिटेल्स, तो वहाँ पर डिटेल्स किस फॉर्मेट में से स्टोर होनी है, शो होनी है, किस टाइप में वो शो होनी है, तो वो सारी चीज़ें डिसाइड होती है एनालिसिस फेज में। सिंपल में, शॉर्ट में आप समझिए, एनालिसिस फेज में एक प्रॉब्लम आई, उस प्रॉब्लम को पूरा पढ़ा जाता है, उसे पूरा रीड किया जाता है, देन उसे डिफाइन किया जाता है, उस तरह से डिफाइन किया जाता है जिनको पढ़कर उसकी डिजाइनिंग की जाती है, देन उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट फेज होती है डिजाइन सॉल्यूशन। जब प्रॉब्लम की एनालिसिस हो जाती है, ये सब कुछ डिसाइड कर लिया जाता है, प्रॉब्लम डेफिनेशन हमें मिल जाती है, प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया जाता है, देन उसको डिजाइन किया जाता है। डिजाइनिंग के जो 3 तरीके होते हैं यहाँ पर। डिजाइन, अगर हम किसी भी प्रॉब्लम को कर लेते हैं तो उस डिजाइन को देखकर हम इजीली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। So design is a process to transform user requirements into some suitable form which helps the programmer in software coding and implementation. Designing process क्या होती है? ये जो यूजर की रिक्वायरमेंट है उसे किसी एक पर्टिकुलर सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है, जिससे कि जो प्रोग्रामर होता है, जो कि सॉफ्टवेयर की कोडिंग करेगा या उसे इम्प्लीमेंट करेगा, उसके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। उसे पूरा डॉक्यूमेंटेशन रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो सिंपल उन डायग्राम्स को देखकर और उस फॉर्म को देखकर जो डिज़ाइन किया है आपने, वो इजीली इम्प्लीमेंट कर देता है। आपको मैं एक बात बता दूं, ये सारी चीज़ें आप 11वीं में नहीं पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं कंपनीज में। कंपनी में अगर किसी को भी अपना सॉफ्टवेयर बनाना होता है तो सबसे पहले वो सॉफ्टवेयर जाता है आपके एचआर के पास में, देन एचआर उसे देता है। हर काम को करने के लिए वहाँ पर अलग अलग एम्प्लॉय होते हैं। एनालिसिस फेज के लिए अलग होता है, डिजाइनिंग फेज के लिए अलग होता है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए अलग होता है। तो स्टेप बाय स्टेप वहाँ पर हर इंसान उन कामों को करता है। देन जब वो फाइनली इम्प्लीमेंट होता है ना, तो जो इम्प्लीमेंट करता है उसके बाद में तो सिंपल वो डिजाइंस पहुँचती हैं, उन डिजाइंस को फॉलो करके वो इम्प्लीमेंट करके सॉफ्टवेयर बना देता है। तो ये प्रोसेसेस आज भी यूज होती है कंपनीज में, ठीक है। So programming tools, program design tools are the tools used to develop a program
फॉलोइंग आर सम ऑफ देम। जो प्रोग्रामिंग टूल्स होते हैं, प्रोग्रामिंग टूल्स क्या होते हैं, ये प्रोग्राम को डिजाइन करने के कुछ टूल्स होते हैं जिससे कि प्रोग्राम को डेवलप करने में काफी हेल्प मिलती है। तो उनमें से कुछ हैं ये तीन, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड। इनको वन बाय वन देखते हैं कि ये क्या होता है। एल्गोरिथम क्या होता है? एन एल्गोरिथम इज अ प्लान, अ लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। एल्गोरिथम्स आर नॉर्मली रिटन एज अ फ्लो चार्ट और इन सूडोकोड एज इट्स नेक्स्ट लेवल। एल्गोरिथम क्या होती है? वो सिंपल जनरल स्टेप्स होती हैं, जनरल स्टेप्स होती हैं जिसके अंदर कोई काम, मतलब कोई भी जैसे मुझे मान के चलिए 2 नंबर को ऐड करना है, तो वो 2 नंबर ऐड कैसे होंगे, तो उसकी मैं स्टेप्स लिख दूंगी। देन उन स्टेप्स को फॉलो करके कोई भी उसका फ्लो चार्ट या सूडो कोड बना सकता है एंड उसका कोड इम्प्लीमेंट भी कर सकता है। मतलब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके उसका इम्प्लीमेंटेशन भी इजीली कर सकता है अगर उसके पास में एल्गोरिथम है तो। जनरली ये एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट और सूडो कोड ये तीनों एक ही लेवल पे काम करते हैं। अगर आप एल्गोरिथम से भी किसी भी प्रोग्राम को बना सकते हैं, फ्लो चार्ट है तब भी बना सकते हैं, सूडो कोड है तब भी बना सकते हैं। आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो जैसे कि रेसिपी, कोई भी डिश बनाने की जो रेसिपी होती है वो रेसिपी एक एल्गोरिथम ही है। आप उन स्टेप्स को पढ़ पढ़कर आराम से एक डिश बना सकते हैं। वैसे ही अगर किसी प्रोग्रामर के पास में, जैसे मैं प्रोग्रामर हूँ, तो अगर मेरे पास में किसी भी काम को करने की एल्गोरिथम होगी तो मैं आराम से एक प्रोग्राम बना लूंगी, उस काम को तैयार कर लूंगी, उस एप्लीकेशन को तैयार कर लूंगी अगर मेरे पास में एल्गोरिथम होगी तो आप सिंपल समझिए, किसी भी प्रोग्राम को बनाने के जो स्टेप्स होते हैं ना, वो स्टेप्स ही एल्गोरिथम होती है। ठीक है। When designing an algorithm, there are two main areas to look at. जब भी एल्गोरिथम डिजाइन की जाती है तो सब दो चीजों को देखा जाता है। द बिग पिक्चर, व्हाट इज द फाइनल गोल, सबसे पहले देखा जाता है कि इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम को बनाने का गोल क्या है, जो फाइनल गोल है वो क्या है। और सेकंड चीज देखी जाती है द इंडिविजुअल स्टेजेस, व्हाट हर्डल्स नीड टू बी ओवरकम ऑन द वे टू द गोल। और उस गोल को तक पहुंचने में किन किन मुसीबतों का आपको सामना करना पड़ेगा, किन किन मुसीबतों से आपको बाहर आना पड़ेगा, ये दोनों चीजें देखी जाती है एल्गोरिथम के अंदर। ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पे एक एल्गोरिथम है, यहाँ पर एन एल्गोरिथम टू फाइंड लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर्स, हमें 2 नंबर्स में से लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना, उसकी एल्गोरिथम है। तो आप सिंपल स्टेप से स्टेप 1 स्टार्ट करिए। क्या करना है, हमें 2 वेरिएबल डिक्लेयर करना है। वेरिएबल वो होते हैं जिसके अंदर हम कोई वैल्यू स्टोर करते हैं। अब जब 2 नंबर में आपको लार्जेस्ट फाइंड करना है तो 2 नंबर का ही इनपुट तो करवाएंगे। तो रीड वेरिएबल्स ए एंड बी, ए और बी के अंदर डेटा हमने रीड किया, मतलब इनपुट लिया। अगर इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा होता है तो डिस्प्ले ए इज द लार्जेस्ट नंबर, एल्स डिस्प्ले बी इज द लार्जेस्ट नंबर। ये 2 बार लिख गया है यहाँ पर, इफ ए इज ग्रेटर देन बी 1 टाइम ही आएगा। if a is greater than b, display a is the largest number, else display b is the largest number। तो ये जो है एल्गोरिथम है 2 नंबर में से जो लार्जेस्ट नंबर है वो फाइंड करने की। ठीक है। सिंपल स्टेप्स हैं, बस अब इन्हें फॉलो करके अगर मुझे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो मैं आराम से कोई प्रोग्राम बना सकती हूँ। ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्लो चार्ट। So next है flow chart. A flow chart is simply a graphical representation of steps of an algorithm. Flow chart क्या होता है, यहाँ पर कुछ सिंबल्स होते हैं, उन सिंबल्स का यूज करके जो आपने एल्गोरिथम बनाई है ना, उसी को उन सिंबल्स की हेल्प से हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो कि थोड़ा सा और रीडेबल होता है। कोई भी चीज अगर डायरेक्ट लिखी हो, थ्योरी लिखी हो, उस थ्योरी को हम पॉइंट्स में लिख दें तो वो एल्गोरिथम हो गई। उन पॉइंट्स को अगर हम कोई पर्टिकुलर डायग्राम के थ्रू शो करें तो वो और ज्यादा रीडेबल हो जाता है, जिसको और क्लियरली समझा जा सकता है। तो फ्लो चार्ट जो होता है वो सिंपली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है एल्गोरिथम के स्टेप्स का। फ्लो चार्ट शोज द स्टेप्स एज बॉक्सेस ऑफ वेरियस काइंड्स एंड देयर ऑर्डर बाय कनेक्टिंग देम विद एरोज। फ्लो चार्ट के अंदर बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं जिसके थ्रू हम अलग अलग टाइप्स को शो कर सकते हैं, उनको कनेक्ट कर सकते हैं एरो की हेल्प से। फ्लो चार्ट के सिंबल्स होते हैं। डिफरेंट फ्लो चार्ट शेप्स हैव डिफरेंट कन्वेंशनल मीनिंग्स। द मीनिंग्स ऑफ सम ऑफ द मोर कॉमन शेप्स आर एज फॉलोज। ये कुछ कॉमन शेप्स है जिसका मीनिंग आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। ये सिंबल होता है, इसका मतलब होता है स्टार्ट एंड। इसका मतलब ये होता है जो ओवल रिप्रेजेंट करता है। अगर आप कोई भी जैसे स्टार्ट कर रहे हो, आपने एल्गोरिथम में भी लिखा था स्टार्ट,
तो स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्ट सिंबल लगाते हैं, एंड भी जब करेंगे तो यही सिंबल लगाया जाता है। एरो से हम अलग अलग शेप्स को कनेक्ट करते हैं। ये इनपुट आउटपुट सिग्नल होता है जब हमें यूजर से इनपुट लेना हो, जैसे हमने ए के लिए इनपुट लिया, बी वेरिएबल के लिए इनपुट लिया, या आउटपुट शो करना हो तो उसे हम इसके अंदर लिखते हैं पैरेललोग्राम के अंदर। देन रेक्टेंगल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हो, जैसे आप सम कर रहे हो तो सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी आप लिख रहे हो, कोई कैलकुलेशन या कोई ऑपरेशन इस प्रोसेस बॉक्स में लिखा जाता है। और ये जो डिसीजन का होता है ये कोई कंडीशन के लिए यूज होता है, जैसे हमने ग्रेटर और लेस वाले में देखा था कि ए इज ग्रेटर देन बी, तो कंडीशन थी, तो ऐसी अगर कोई कंडीशंस होती है तो उसे इस तरह से हम डायमंड में लिखते हैं। एक फ्लो चार्ट का एग्जांपल है जिससे कि आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये है एडिशन ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर को ऐड करने का फ्लो चार्ट है। देखिए स्टार्ट ऐसे ही फ्लो चार्ट बनता है, पहले ओवल बनाकर स्टार्ट करते हैं, देन अब दो नंबर को ऐड करना है तो आपको दो नंबर यूजर से लेने पड़ेंगे। तो पहले इनपुट बॉक्स बनाया रीड ए, देन दूसरा इनपुट बॉक्स बनाया रीड बी, देन ये कैलकुलेशन बॉक्स जो प्रोसेस बॉक्स था वो बनाया सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, देन प्रिंट कर दिया सम को, देन एंड कर दिया। अब अगर किसी के पास में ये फ्लो चार्ट है और अगर वो पर्टिकुलर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जानता है तो वो इजीली एक प्रोग्राम बना सकता है फ्लो चार्ट को देखकर। सिंपल स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स वही हैं जो एल्गोरिथम में, बस उनको उन सिंबल्स के अंदर हमें लिखना है अकॉर्डिंग टू देयर टाइप्स। एक और फ्लो चार्ट का एग्जांपल है इसमें, जिसमें फाइंडिंग लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर जिसका एल्गोरिथम हमने लिखा था। तो स्टार्ट हम दो वेरिएबल्स एक साथ भी एक्सेप्ट कर सकते हैं एक्सेप्ट ए एंड बी। अब यहाँ कंडीशन थी तो डायमंड शेप का यूज किया, अगर a इज ग्रेटर देन b, इफ a इज ग्रेटर देन b, तो यहाँ से दो सिचुएशन आ सकती है, ट्रू के केस में, फॉल्स के केस में। अगर सिचुएशन ट्रू होती है तो डिस्प्ले हो जाए a, अगर सिचुएशन फॉल्स होती है तो डिस्प्ले हो जाए b, और यहाँ से दोनों स्टॉप पर आ जाए। इसी तरह से आप जो लाइंस बनाएंगे वो स्ट्रेट लाइंस ही होंगी, यहाँ कर्ली कर्व वगैरह नहीं बनते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस तरह से फ्लो चार्ट क्रिएट होते हैं। ये सिंपल आपकी नॉलेज के लिए आपको बताया जा रहे हैं, इनका कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए बताया जा रहा है कि एक प्रोग्राम बनाने से पहले के स्टेप्स क्या होती है। बाकी थ्योरेटिकल पूछा जा सकता है, एल्गोरिथम क्या हो सकता है, फ्लो चार्ट क्या हो सकता है, बाकी ज्यादा डिटेल में इनका कोई क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में। नेक्स्ट होता है सूडो कोड। देखो सूडो कोड भी एक तरह से होता है एल्गोरिथम ही है, बट सूडो कोड को आप कंप्लीटली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी नहीं कह सकते हो और कम्प्लीटली एल्गोरिथम भी नहीं कह सकते हो। एल्गोरिथम तो हम अपनी लैंग्वेज में जो स्टेप्स होते हैं उनको लिख सकते हैं, बट सूडो कोड के लिए कुछ कीवर्ड्स फिक्स होते हैं, उन कीवर्ड्स का यूज करके ही सूडो कोड लिखा जाता है। तो सूडो कोड कम्प्लीटली एक रनेबल प्रोग्राम भी नहीं होता, होता तो इंस्ट्रक्शंस ही हैं एल्गोरिथम की तरह, लेकिन उन इंस्ट्रक्शंस को लिखने के भी तरीकों को यूज करके, मतलब जो इसके रूल्स है उनको यूज करके और हमें सूडो कोड बनाना पड़ता है। बट हाँ, हम ये कह सकते हैं कि सूडो कोड इज वेरी इक्वलेंट टू अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर सूडो कोड बन गया तो आप ये समझिए आपका 60% प्रोग्राम बन गया, बस थोड़ा सा चेंजेस करना होता है। तो सूडो कोड इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज अ सिंपल वे ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट डज नॉट हैव टू यूज स्पेसिफिक सिंटैक्स। There is no strict set of standard notations for pseudocode, but some of the most widely recognized are. वैसे कोई स्ट्रिक्ट सेट ऑफ स्टैंडर्ड नोटेशंस नहीं है सूडोकोड के लिए कि आपको यही यूज करने हैं, लेकिन फिर भी कुछ कीवर्ड्स हैं जो जनरली सूडोकोड बनाने में यूज होते हैं, वो है ये इनपुट और रीड। अगर आपको यूजर से इनपुट लेना है तो आप इनपुट वर्ड का यूज करें या रीड वर्ड का यूज करना है करें। अगर आपको प्रिंट करवाना है तो आप आउटपुट या राइट वर्ड का यूज करें। अगर आपको कोई काम बार बार करवाना हो, इटरेशन रिपीटेशन करवाना हो, तो आप वाइल लूप का यूज करें, विच इज कंडीशन बेस्ड। ये मैं वाइल लूप और फॉर लूप आपको पढ़ाऊंगी तब आपको समझ में आएगा। वाइल मतलब जब हमें कोई कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करवाना है, जैसे कि हमें ए की वैल्यू प्रिंट करवानी हो, कब तक प्रिंट करवानी, जब तक ए की वैल्यू 10 से छोटी हो। तो इस तरह से अगर कोई कंडीशन हो तो उसे वाइल में दिया जाता है। फॉर एक काउंटिंग लूप होता है, ये भी कंडीशन के अकॉर्डिंग काम नहीं करता। फॉर लूप जो होता है ये इटरेट मतलब रिपीटेशन करता है, लेकिन ये काउंटिंग होता है। यहाँ पर आपको ये पता होगा कि काम आपका कब तक हो। ठीक है, ये वाइल और फॉर लूप ये सारी चीजें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम दोबारा पढ़ेंगे। एक रिपीट अंटिल होता है, ये लूप होता है दैट हैज अ कंडीशन एट द एंड, जिसमें रिपीट करना है और अंटिल मतलब कब तक करना है, तो आपको एंड कंडीशन भी देनी होती है। इफ देन एल्स में आप डिसीजन देते हैं, सिलेक्शन होता है। इफ में अगर ये कंडीशन है
तो मतलब ट्रू हो तो ये काम हो, एल्स में कुछ और काम हो। तो ये इसके कुछ फिक्स वर्ड्स होते हैं जिन वर्ड्स का यूज होता है सूडो कोड को डेवलप करने में। मैं फिर कहूंगी आपको हेडेक नहीं लेना है, क्योंकि इस तरह से कोई सूडो कोड वगैरह बनाने के लिए नहीं आता है। आपको बस ये एक जनरल नॉलेज दी जा रही है, आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अगर आप आफ्टर 12 कंप्यूटर में ही कुछ करते हैं, तो बीसीएमसीए करेंगे तब आप खुद फिर इनको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे सूडो कोड का एग्जांपल है, लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स, राइट प्लीज एंटर टू नंबर्स, देन रीड n1 n2, इफ n1 इज ग्रेटर देन n2 देन सेट मैक्स टू n1, एल्स सेट मैक्स टू n2। मतलब ये प्रॉपर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस जैसा ही होता है। और ये आपको कब पता चलेगा, जब आप पाइथन में खुद प्रोग्राम बनाओगे इसका। तो आप खुद कंपेयर करना कि हाँ ये लगभग मतलब हमने जो यूज किया सिर्फ सिंटेक्स चेंज होते हैं, अदरवाइज एक प्रोग्राम जैसा ही दिखता है सूडो कोड। ठीक है, तो लास्ट जो स्टेप होती है एनालिसिस फेज के बाद में डिजाइनिंग फेज होती है, उसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन होता है। ये सारी डिजाइनिंग कंप्लीट करने के बाद में एक सॉफ्टवेयर बनने पे आता है। देन इन सारी चीजों को यूज करके फॉलो करके और एक सॉफ्टवेयर का इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। इम्प्लीमेंटेशन मतलब उसे डेवलप करना। Implementation refers to the process of adopting and integrating a software application into a real environment. Implementation of new tools and software into an enterprise can be complex depending on the size of the organization and the software. Implementation मतलब ये होता है कि आप उन सारी चीज़ों को अडॉप्ट करके जो अभी तक आप बनाते हुए आए हैं, डिजाइनिंग की है, फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम, सूडो कोड वगैरह, और एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आप उन दोनों को इंटीग्रेट करके एक रियल लाइफ बेस्ड या रियल इन्वायरमेंट में यूज हो सके ऐसा कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ टूल्स होते हैं, उन टूल्स का यूज किया जाता है। और आपकी जो एप्लीकेशन होती है उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो कैसा बनना है वो डिपेंड करता है कि उसका साइज क्या है, वो कितना कॉम्प्लेक्स है और वो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनवाया जा रहा है। तो इम्प्लीमेंटेशन एज पर यूजर रिक्वायरमेंट होता है और इन सारी चीजों को फॉलो करके ही होता है जो इससे पहले की स्टेप्स में आपने पढ़ा है। ठीक है, तो ये लास्ट फेज होता है और बस ये इतना ही था प्रॉब्लम सॉल्विंग में, आपको चूंकि एक आइडिया देना था। देन नेक्स्ट वीडियो से मैं पाइथन स्टार्ट कर दूंगी, पाइथन का इंट्रोडक्शन दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट होता है तो कल हमारी मीट होगी, आप मीटिंग में जो भी चाहें आप मुझसे पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू।